देखिए आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा यहाँ पे आपको पूरे 50 प्रश्नों के साथ। इसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 10 साइंस के हैं, आपके 20 जो हैं क्वेश्चन अदर जीके के हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर किया है। प्लस आपको 10 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, जैसे आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लस 5 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है, तो आपका एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है। आपको लगेगा कि जैसे आप अपना एग्जाम दे रहे हैं वैसा, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा इनके क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अपना कॉपी पेन भी लेकर बैठना है, क्योंकि इन जीके के बाद मैं आपको मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन का साथ साथ आंसर देना और फाइनली कमेंट जरूर करना लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद कि आपका स्कोर कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है वह लोधी वंश का अंतिम शासक था। आपको पता है 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, ठीक है, जिसके अंदर बाबर जो है वो जीत गया था और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो वहाँ से लोधी वंश का अंत हो गया था। इब्राहिम लोधी जो है उसका अंतिम शासक था। क्लियर है ये वाला फैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बैठक हुई थी बम्बई में, और 1885 में आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और पहला अध्यक्ष था वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा हॉकी से। ऑप्शन बी चूज़ किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक यानी कि किसमें से जो करंट है वो प्रवाहित हो सकता है? तो लवण युक्त जल, ठीक है, यानी कि नमकीन वाला जल जो होता है वह विद्युत का चालक होता है। अब देखिए आपके सामने एक शुद्ध जल भी दे रखा है कि अगर आपके पास जो पानी है, अगर आप उसको बिजली की तार पे फेंकेंगे तो आपको करंट लग सकता है, बट ध्यान रखना कि वो पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रकाश जो है वो जरूरी नहीं कि किसी पे टकराएगा तभी चलेगा। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है प्रकाश का। और देखिए अनुदैर्घ्य क्या है? ये ध्वनि तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 7 है, किसी माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो देखिए यहाँ पे सेकंड फैक्ट है हमारा ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए यानी ध्वनि को सुनने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आपकी दीवार है तो ध्वनि आपकी दीवार से टकराएगी तो ही आपको जो है वो सुनाई देगी। ये मान लीजिए आपका कान है अगर, ठीक है। आप बोलेंगे कि अगर दीवार नहीं है, अगर आप खुले में ग्राउंड में भी आवाज़ मारते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है। तो देखिए जो वायु होता है, वायु के अंदर छोटे छोटे जो है वो मॉइस्चर के कण होते हैं, ठीक है। तो ध्वनि उनसे टकरा के ब्रेक थ्रू हो जाती है तो ही वो हमको सुनाई देती है। कहने का मतलब ये है कि ध्वनि को सुनने के लिए आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में नहीं होगा, यहाँ पे होगा ठोस में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोहे में ध्वनि जो है वो अधिक सुनाई देती है, ठीक है। निर्वात में क्या होता है? प्रकाश गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये बड़ा दिन होता है, ठीक है, सेम डे दक्षिणी गोलार्ध में। और देखिएगा इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है साथ साथ वीडियो पॉज करके, और देखना कि आपके आंसर कितने ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो वह झील है बैकाल झील। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास भेजे जाते हैं? तो यह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबोधित करता है? यानी कि अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है? किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाने वाला सदन होता है वो होता है लोकसभा।
और देखिए लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, संसद का निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को हम संसद को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। इससे पहले अनुच्छेद है अनुच्छेद 79, इसके अंदर आते हैं आपकी संसद। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा संसद जो बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। नेक्स्ट 14 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 15 एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। एपीकल्चर जो होता है वो होता है बेसिकली मधुमक्खी पालन से। तो मधुमक्खी यहाँ पर दिया नहीं है, आप क्या यूज चूज़ करेंगे, यहाँ पे शहद चूज़ करेंगे। रेशम की बात करेंगे तो रेशम होता है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। 16 इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, वो मापते हैं स्विफ्ट गमोनोमीटर से। 17 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है तो नॉल एम रस्का ने की है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन आता तो आप क्या बोलते, जे थॉमसन ने की है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। और अगर सिर्फ सूक्ष्मदर्शी आता तो सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है, तो वो की है जेट जॉनसन ने। तो ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। 18 समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम है, तो किससे मापते हैं, फेदोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, इससे मापते हैं हम जल का घनत्व। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल में नमी को मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है, तो इसका कारण होता है प्रकीर्णन। 20 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने का कारण है, तो देखिएगा कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई जो है बाल्टी है वो पूरी पानी से भरी हुई है, अगर आप इसके ऊपर सुई गिरेंगे तो वो सुई जो है वो क्या करेगी, पानी में तैरती है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण भी क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 21 मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो देखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, यानी कि जो मस्तिष्क के आगे का हिस्सा होता है। अगर ऑप्शन में आपके प्रमस्तिष्क ना हो तो आपको ये जो है डेफिनेट नाम याद रखना है, जिसका नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम भी मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और यह प्रमस्तिष्क का ही भाग है, सबसे बड़ा और विकसित हिस्सा होता है। 22 है किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा प्राप्त करने वाला खनिज आपको बताना है, तो वो होता है हमारा हेमेटाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 हीमोग्लोबिन में उत्पन्न धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, लोहा। 24 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो देखिएगा यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है बट ऑप्शन में आके उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्लेरिफाई करूँगा, अगर आप पशुपालन सोच रहे हैं, अगर आप कृषि सोच रहे हैं, अगर आप शिकार सोच रहे हैं, तो ये तीनों गलत हैं। सिंधु घाटी के लोग क्या थे, इनके घर जो है पक्की ईंटों के बने होते थे, तो आप ये ध्यान रखेंगे पहली बात। ठीक है, और इनके घर पक्की ईंटों के बने होते थे। इनकी जो नगरीय प्रशासन था वो था नगरीय। ठीक है, ये ग्रामीण नहीं थे, ये शहरी थे। तो शहरी थे तो ये क्या करते थे, व्यवसाय करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने, A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव अगर इसकी जगह आ जाए आपके पास, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की, तो वो की थी एम एंडरसन ने। नेक्स्ट वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो कितने प्रतिशत होती है, 78% होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिससे फीफा द्वारा कोविड-19 जागरूकता अभियान के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो वह कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है, तो वह फुटबॉल खिलाड़ी है हमारा यहाँ पे सुनील छेत्री। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के फुटबॉल टीम के कोच कैप्टन भी हैं। 29 विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, बार बार गलती हो रही है बोलने में, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है विश्व जल दिवस, तो ये आयोजित होता है 22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं इस समय, तो वो हैं जस्टिन बोबडे।
ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 30 हमारे जीके के क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन हमारे और बचते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारा सेशन है मैथ का, ठीक है। तो मैथ देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कितने वर्षों में, यानी कि आपसे पूछा है टाइम। और देखिए साधारण ब्याज का मैंने आपको बिल्कुल अलग से एक वीडियो दे रखा है, पूरा कंप्लीट आधे घंटे का। उसके अंदर सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, लो लेवल से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके आर्मी के एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक है। नीचे होता है हमारा मूलधन गुणा दर, यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट %, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइम निकालने का फॉर्मूला, और हमको निकालना है टाइम कितने वर्षों में। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, वो है हमारा 1080। इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। हमारा मूलधन है यहाँ पे 3000 रुपये, और हमारी जो दर दे रखी है वो कितनी है, 12% है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा 3 जीरो से हमारी ऊपर की 3 जीरो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल होगी। 12 से काटेंगे तो कितना होता है, 12 निमे कितना होता है, 108 होता है। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। तो 3 वर्ष ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व किया होगा, फिर मेरे आंसर से आंसर मैच किया होगा, राइट। और वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज़ स्कोर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी इसी टॉपिक में मिलेगी, पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और शायद 1-2 बार आया भी है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों भुजाओं का जोड़ 180 डिग्री, या फिर आप 180 अंश बोल सकते हैं। तो देखिए पहली भुजा का अनुपात दे रखा है आपको 3, तो इसको हम 3x मान लेंगे। दूसरी भुजा का अनुपात दे रखा है 4, यानी कि 4x, और तीसरी भुजा है आपकी 5x, ठीक है। तो ये तीनों भुजाओं का जोड़ हो गया यहाँ पे हमारा, और ये होता है हमारा 180 के बराबर, है ना। 180 तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। अब अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 5, 4, 9 और 9, 10, 11, 12, यानी कि 12x, इनको अगर आप जोड़ेंगे क्या होगा हमारा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 12 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 12 से कितने में कटेगा, ये 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई। पूछा क्या है, सबसे बड़े कोण का माप। तो सबसे बड़ा x की वैल्यू अगर 15 है, तो आप सबसे बड़ा यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा, तो 5 गुना आप क्या करेंगे, यहाँ पे 15 करेंगे, और 75 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट गुणा 100, और नीचे हमारा होगा क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 के अनुपात में, और आपको एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 11 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 की कोई चीज़ खरीदी है और आपने 11 की बेच दी, 1 का लाभ हुआ है ना, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 है। हम ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे, तो 1 गुणा 100, ठीक है। सीपी हमारा कितना है, यहाँ पे 10 है, तो बटे में हमारा क्या होगा, सीपी होगा। तो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, तो हमारा आंसर कितना होगा, 10 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10% का उसको लाभ हुआ है, करेक्ट है इतनी बात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं इस टाइप से कि प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, कोई भी अपने आप में एक पूरा नंबर होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक, ठीक है। प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर भी मैं आपको अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने 10 से 12 सवाल लिए हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, और इनकी ट्रिक भी बताई थी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, प्रथम 100 घन पूर्णांक, यानी कि 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही करते करते लास्ट में कितना आएगा आपका 99, और सबसे लास्ट में आपका कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक क्या हो गए, प्रथम 100 घन पूर्णांक हो गए।
अब अगर इनका औसत निकालना हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, आप इस सवाल को कर चुके होंगे कि जब इनके बीच का अंतर समान हो, ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, सबके बीच में एक एक का ही अंतर है, तो हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या जमा लास्ट संख्या और इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 100 है, तो ये हमारा कितना हो गया टोटल 101 हो गया। इसको अब क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करने के बाद कितना होगा यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 50.5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कि कोई चीज़ क्या है कि वो 100 रुपये की है मान लीजिए, ठीक है, अब उसको 200% के लाभ पर बेचेंगे, तो देखिए अगर मैं इसका 100% लूँगा तो वो पूरा कितना होगा 100 होगा, 200% बोला है तो इसका 200% कितना होगा, वो होगा हमारा 200, ठीक है, पर उसने क्या बोला है 200% के लाभ से बेचा है, तो 100 की कोई चीज़ है उसको 200% के लाभ से बेचेंगे तो उसको हम कितने रुपए की बेचेंगे, 300 रुपये की बेचेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि 100 की कोई चीज़ है, हमने कितने की बेच दी, वो 300 की बेच दी, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। उसने पूछा है इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात ही आपको निकालना है, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया और 1:3 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्रमिक 5 सम संख्याओं का योग 420 है, तो तीसरी व पांचवी संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 5 लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इनका योग कितना है, 420 है, कितनी संख्याएं हैं टोटल 5। अगर मैं 420 को 5 से भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 84 आ रहा है भाग करने के बाद। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये जो 84 है ये हमारा क्या है, एवरेज है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है ना कि कुल संख्याओं का योग और अपोन में क्या होता है, कुल संख्याएं होती हैं, तो 84 हमारा क्या है, एवरेज है। अब क्योंकि 84 एवरेज है तो ये हमारा बीच वाले पे गिरेगा आके, ठीक है ना। 3 अगर हमारे पास टोटल 5 हैं तो 2 हमने इधर के छोड़ दिए, 2 हमने इधर के छोड़ दिए, एवरेज बीच वाला होता है, तो 84 जो है ये हमारा क्या है, तीसरी संख्या आ गई। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब क्योंकि सम संख्याएं हैं लगातार, तो अगर एक सम संख्या तीसरी जो 84 है तो चौथी कितनी होगी, 86 होगी, और पांचवी संख्या कितनी होगी, 88 होगी, क्योंकि सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब पूछा है तीसरी और पांचवी का योग, यानी कि 84 और 88 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमारा कितना बनेगा, 172 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो देखिएगा 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनका अनुपात कितना है, 3:2 है, और इनका जो अंतर है, यानी कि इनका अंतर है 5 वर्ष का, ठीक है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो इनका अंतर हो गया 5 वर्ष का। अब देखिएगा रेशो में अंतर कितने का है, 1 का है, और एक्चुअल में आंसर कितने का है अंतर, वो है 5 का, तो दोनों अंतर एक दूसरे के बराबर हो गए। सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र पूछी है इसने, तो देखिए छोटे व्यक्ति का कंपोनेंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 वर्ष, हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 38 है, एक ट्रेन की लंबाई 315 मीटर है, वह एक सिग्नल को 60 सेकंड में पार करती है, तो बताओ ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिएगा स्पीड पूछी है आपसे, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस इनटू टाइम होगा। तो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 315 मीटर दे रखा है, टाइम आपका कितना है यहाँ पे 7 सेकंड है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कीजिए आप, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35 हो गया। वेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, 7 चौके 28 29, ठीक है, 7 पंजे 35 यानी कि 45। अब आप बोलेंगे 45 तो आंसर में है ही नहीं, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये भी हमारा मीटर में था 315 मीटर, और जो हमारा टाइम था वो 7 सेकंड था, तो जो हमारी स्पीड आई है वो क्या आई है, मीटर प्रति सेकंड में आई है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करना है, इसको 18/5 से गुणा करना होता है, तो 5 × 45, और 18 को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 18 × 162, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
39 क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो 45 व्यक्ति उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिएगा 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। आपको वर्क पता होता है, क्या होता है वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि क्षमता गुणा समय क्या होता है, वो हमारा होता है काम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 15 व्यक्ति ये क्या है, इनकी क्षमता है, किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, समय हो गया। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गया, ये वर्क हो गया, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है 45 व्यक्ति, यानी कि ये एफिशिएंसी है, उस काम को कितने समय में करेंगे, जिसको मैंने एक्स लिख लिया। तो ये भी हमारा वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया, ये भी हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया, ठीक है। तो दोनों वर्क बन गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब देखिएगा यहाँ से 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 240 का 45% प्लस 360 का कितने प्रतिशत 234 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपको ऑप्शन उठा के नहीं रखने हैं, नहीं तो आपका बहुत समय वेस्ट होगा। अब देखिएगा आपको पहले क्या निकालना है, पहले आप इस टर्म को सोल्व कीजिए। 240 का अगर मैं 45% निकालूंगा 45/100 तो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, 5 नी 45 और 2 से हमारा ये आ गया 12। तो 12 नी में कितना होता है, 108 होता है, ठीक है। तो 240 का 45% कितना होता है, 108 होता है। अब देखिए आपको ये निकालना है, अगर आप ये जोड़ेंगे, इसको मैं पूरे को x लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है हमारा 234 हो रहा है। तो आप 108 को 234 से घटाइए पहले। अगर आप 108 को 234 से घटा रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। यानी कि आपको x की वैल्यू 126 यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, आपसे बोला है अब कितना है, 360 का कितने प्रतिशत क्या होगा, वो 126 होगा, ठीक है। क्योंकि हमने 240 का 45% इसमें से पहले ही माइनस कर दिया है, तो हमारा 360 बच गया और जो हमारा माइनस करके आया वो जो हमारा आया है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 360 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत कितना होगा, 126 होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 0 से आपकी ये 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। ये 10 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 1260 हो गया, तो ये 10 भी हमारा हट गया क्योंकि इधर जाके गुणा में हो गया। अब 36 को आप 1260 से कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 छिकम 36, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 0, ठीक है। 6x हो गया यहाँ पे, फिर 6 से कैंसिल करेंगे, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो 35% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपके मैथ के सेक्शन भी पूरा हो गया। अब आपका जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन बचते हैं टोटल 10, उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो जैसे किसी गाय के लिए एक बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट है कि जैसे गाय बछड़े से संबंधित है वैसे ही बकरी किससे संबंधित होगी। तो आप देख रहे होंगे कि गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे हम, मेमना बोलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मछली जैसे जल से संबंधित है, ठीक है, मछली जल में तैरती है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, तो चिड़िया क्या है, आकाश में उड़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि जो लुप्त श्रृंखला है उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये सीरीज इस तरह से है कि 43 का 2 गुणा कितना होगा, हमारा 86 होगा, ठीक है। अब अगला इन्होंने क्या लिया कि 72 का 2 गुणा कितना है, 344 है, ठीक है। तो अगला आपको क्या करना है, 86 का 2 गुणा लेना है। तो 86 का 2 गुणा कितना होगा, 172 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भाई और ब्रदर और अगर मैं सिस्टर की बात करूँगा, ब्रदर और सिस्टर की, तो मैं उसको एक सिंगल लाइन से ऐसे डिफाइन करूँगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपका कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर हमारा फीमेल है तो उसको मैं प्लस लिखूँगा और फीमेल है तो उसको मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे माइनस लिखूँगा, ठीक है। और देखिए अगर मैं फादर और मदर की बात करूँगा तो ये हमारा ऐसे वाली लाइन होगी, ऊपर वाली, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे एस किसी का, एस ए का लड़का है तो एस नीचे होगा, ए उसका पापा है तो ए ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। और अगर पति और पत्नी होगा तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बराबर से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ए बी की बहन है, कि जो ए है
वो बहन है किसकी, बी की। इसको मैं सीधी लाइन से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बी की शादी क्या हुई है, डी से हुई है। तो देखिए बी की शादी डी से हुई है, तो यहाँ पे बराबर में होगा पति पत्नी वाले, ये मैंने यहाँ पे कर दिया बराबर। अब देखिए हमको क्या है, ए का हमको जेंडर पता है कि ए बहन है बी की, बाकी हमको इनका जेंडर नहीं पता, इसलिए मैंने इनके ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा है। अगला कह रहा है कि बी और डी की पुत्री जी है। तो बी और डी जो है इनकी पुत्री क्या है, जी है, तो पुत्री होगी तो इनके नीचे आएगी जी, तो ये भी क्या है, पुत्री है। तो जी का ए से क्या संबंध है, तो जी का ए से क्या संबंध है। अब देखिएगा जी ए की क्या होगी, यहाँ पे भतीजी होगी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इसकी मम्मी भी बनती है तो भी भतीजी बनेगी, अगर यहाँ पे इसका पापा बनता है तो भी क्या बनेगी, भतीजी बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा शब्द इस अक्षर के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता, इसमें आप ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें देखिएगा ANA, यानी कि आपका ए जो है वो 2 बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ए सिर्फ एक ही बार दे रखा है, तो ये शब्द इससे नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा 46 है, फटाफट कर लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो देखिए क्यूरी क्या होती है, क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। 47 है, दांतों के डॉक्टर का दर्पण होता है, यानी कि जो दांतों के डॉक्टर हैं वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है। 48 है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती किस रूप से बना होता है, तो मोती बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो देखिए मायोपिया जो है साइंटिफिक नेम है किसका, निकट दृष्टि दोष का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए आपको पता है कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का हम यूज़ करते हैं। 50 है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की। तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है, तो वो की है हमारी यहाँ पे हेनरी बैकरल ने, ठीक है। और देखिए मैडम क्यूरी की अगर मैं बात करूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना, मैडम क्यूरी ने जो खोज की है वो की है रेडियम की, ठीक है। रेडियम मैडम क्यूरी है और रेडियो एक्टिव सक्रियता जो है वो है हेनरी बैकरल का।